stop taking yourself so seriously. Nobody gives a damn if Carrie Manati's videos was taken down. Ultimately, this God complex figure is not just limited to Carrie Manati, it is limited to every individual who rises from nowhere to somewhere, has a huge audience following them. It is not about you, it is not about them, it is just about entertainment. Don't be a godlike figure because you are not, I am not, no one is. इस वीडियो में ये जो 3 लौंडे हैं इन्हें मैंने बनाया था अपने हेटर्स के साथ घुलने के लिए। हाँ, 007 वाली बकचोदी। खैर मैंने इन तीनों लौंडों का एक रेडिट पेज बनाया जहां मैंने अपने आप को हिट करते हुए मीम्स डाली। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि रेडिट और मेरे बीच कुछ सामान्य नहीं था, तो मुझे एक ऐसा बकरा चाहिए था जो कटने के लिए तैयार हो। मैं It would have been so incredibly easy to capitalize on this because how often does this happen कि तुम्हारे देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी 30 मिलियन की ऑडियंस के सामने जाके ये एक्नॉलेज करे कि तुमने जो उसके ऊपर 1 साल पहले क्रिटिसिज्म, कुछ आलोचना जो रखी थी, उसके दिमाग पे कहीं ना कहीं हिट करी। एंड चलो एक सोशल एक्सपेरिमेंट के दायरे के अंदर ही उसने तुम्हारे ऊपर अपनी टिप्पणी, अपने थॉट्स, अपनी कटाक्ष कुछ रखी है। बहुत आसान होता है इसके ऊपर एक इशू बनाना, बट हाउ ट्रू, हाउ ऑथेंटिक वुड दैट हैव बीन टू द आइडियल्स एंड द फिलॉसफी एंड द मॉरल्स दैट यू एंड आई बोथ होल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ दिस चैनल टू, अगर मैं तुमको कुछ ऐसा नहीं देता जो तुमको सोचने पे मजबूर करे। Dude, actually, really recently I've been watching this guy called Vedant Rusty. He's on the rise. I keep telling Viraj that I watch his content. He echoes a lot of the thoughts that I have about the content space in general. I also think he's ahead of his times. He'll be the dark horse of this game. हर एक कहानी को मज़ेदार बनाने के लिए और हर एक कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए तुम्हें ज़रूरत होती है कुछ अनोखे पात्रों की, कुछ अनोखे किरदारों की, और उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उन अनोखे किरदारों के बीच में एक अनोखा सा रिश्ता नाता भी हो। इस कहानी के जो पात्र हमने तुम्हारे को इंट्रोड्यूस करे हैं उनके बीच में भी एक अनोखा सा रिश्ता नाता था, ज़रूर था। आज से 1 साल पहले जब रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स के ऊपर मैंने ये केस स्टडी बनाई थी तो मुझे बहुत सराहना मिली रणवीर से, रणवीर की टीम से। इनफैक्ट उसी का वो रिएक्शन था, उसी के उपलक्ष्य में ये जो तारीफ मेरे बिना पूछे, मेरे बिना मांगे मेरे को मिली। एंड उसके बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि इसकी मान्यता पाने के लिए एक अपने से बड़े इंसान की, जिसको आप लोग अप टू करते हो इस स्पेस में, इस खेल में जो आप खेल रहे हो, उनकी वैलिडेशन जब आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। एंड एक तरफ के रिश्तों की अहमियत तब आपको समझ आती है जब आपको लगता है कि आप जिनको आप लुक अप टू करते थे, जिनको आप जानना चाहते थे, जिनको आप समझना चाहते थे, जिनको आप देखना चाहते थे, वो आपसे सेम लेवल पे अलाइन करते हैं, उनकी सोच आपसे मिलती है, वो भी जानना, सीखना, समझना, इंप्रूव करना चाहते हैं। एंड जब कहानी में ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें होने लगें तो कहानी का मज़ा चला जाता है। इसीलिए आवश्यकता होती है कि अच्छी कहानी में चीज़ें ऑर्गेनिकली हों, एंड ऑर्गेनिकली ही हम आज इस पॉइंट पे पहुंच पाए हैं। यह मेल होता है हमारे कहानी के शुरुआत के जो 3 पात्र हैं, इस वीडियो के जो मेन 3 पात्र हैं, उनके इंटरसेक्शन का, उनके मिलाप का। मेरा हमेशा से इस बात में अटूट विश्वास रहा है कि कभी किसी इंसान के चरित्र, उसके परवरिश, उसके हाव भाव, उसकी शक्ल सूरत या किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर आपको टिप्पणी या आलोचना नहीं करनी चाहिए जो उसके नियंत्रण के बाहर है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान अपनी जी जान लगा के उन चीज़ों को बदलने की, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हो। पर किसी इंसान के विचार, स्पेशली एक ऐसे इंसान के विचार जिसने जिम्मेदारी संभाल रखी है समाज को आगे ले जाने की, अगर उसके विचारों को क्वेश्चन, चैलेंज, उनके विचारों की आलोचना ना करी जाए तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को ढंग से निभाएंगे। पर अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसने जिम्मेदारी संभाल रखी है और जब आपके विचारों को, आपके काम की सराहना की जाए तो आप उस सराहना करने वाले, उस आलोचक का बोलबाला पूरी दुनिया में कर दोगे। पर जैसे ही वो सेम इंसान, द मोमेंट दैट सेम पर्सन स्टार्ट्स टू क्रिटिसाइज योर थॉट्स, स्टार्ट्स टू क्रिटिसाइज योर वर्क, एंड इवन दो दैट इज नेवर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ मैलिस, क्योंकि वो आपके हाव भाव को, आपके थॉट्स को एको नहीं कर रहा है, आप उसको डिसअवाउ कर दोगे। And again, I am hopeful and in fact I'm confident in the fact कि whatever criticism I've given in this video वो अच्छे तरीके से लिए जाएंगे। अब अगर मैं तुम्हें इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करूं कि इस वीडियो में जो भी हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरा और रणवीर का और कैरी का एक आइडियोलॉजिकल क्लैश हो, तो ऑफ कोर्स वो एक झूठ होगा, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें पर्सनल है। चीज़ें पर्सनल तब हुई जब रणवीर और कैरी को देख के, उनसे इंस्पिरेशन लेके मेरी तरह और हज़ारों लाखों लोगों ने
उस पैशन को फॉलो करना शुरू किया जिसका भरोसा उन लोगों ने दिलाया था कि हाँ, यहाँ पे तुम अपने पैशन को फॉलो करके अपनी क्राफ्ट को इंप्रूव करके अपना नाम और अपना काम दोनों बना सकते हो। चीज़ें पर्सनल तब हुई जब रणवीर अलाहाबादिया अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज ऑल ऑफ आवर एल्डर ब्रदर एंड टोल्ड अस कि ही विल टेल अस हाउ टू सक्सीड इन लाइफ। चीज़ें पर्सनल तब हुई जब रणवीर अलाहाबादिया का पर्सनालिटी स्विच हुआ फ्रॉम बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर टू बीइंग अ बिजनेस क्रिएटर। चीज़ें तब पर्सनल हुई जब रणवीर अलाहाबादिया स्टार्टेड लिविंग एज ओन डिल्यूजनल यूटोपिया, जहाँ पे एक चींटी भी उसके महल के अंदर नहीं झांक सकती है, जहाँ पे वो जाके कहता है कि मेरी तरफ तुम कुछ भी बोलोगे तो वो वापस लौट जाएगा बिकॉज मैं तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाहता हूँ। Ranveer Abadia has taken upon himself the responsibility of creating India's next superstars, the generation of creators, the generation of entrepreneurs. He is the god of the Gen Z creators because from a business perspective there is no one smarter in the YouTube game than Ranveer Abadia. ये बात हम सबको पता है, ये बात उसके काम में दिखती है, ये बात उसके नाम में दिखती है, ये बात जिन लोगों के साथ वो घूमता है उसमें दिखती है। बट एक बड़े भाई का काम ये नहीं होता है कि वो तुमको कैसे पैसा कमाना सिखाए, कैसे जीवन में सक्सेस पाना दिखाए। एक बड़े भाई का काम होता है कि वो तुम्हें बताए कि तुम जीवन में खुश कैसे रह सकते हो, कि तुम जब लोग तुम्हारे ऊपर क्रिटिसिज्म फेंकें, जब लोग तुम्हारे काम को क्रिटिसाइज करें, जब लोग तुम्हारे काम को क्वेश्चन करें तो तुम उसमें से अपने फ़ायदे की बात निकाल के कैसे इंप्रूव करो, ये होता है। पर रणवीर के केस में जैसे ही कोई अपेरेंटली उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलता है, उसके बारे में कुछ भी बुरा या फिर उसके काम के बारे में कुछ भी बुरा बोलता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको डिसअवाउ कर दिया जाता है, उसको उसकी कंपनी से, उसके सर्कल से निकाल दिया जाता है। अब ये टेंडेंसीज को तुम मिसाहिक और नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। इस वीडियो का टाइटल बड़ा ही गॉड कॉम्प्लेक्स हो, पर रणवीर को हमने दर्जा एक डेमी गॉड का दिया है। द आइडिया ऑफ रणवीर अलाहाबादिया एज अ क्रिएटर इज नो लॉन्गर देयर। द आइडिया ऑफ रणवीर अलाहाबादिया एज द पर्सन हु ट्रांजिशनड फ्रॉम बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर टू अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, देन टू अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड नाउ टू अ बिजनेस एंड फाइनली कंप्लीट। बट ये बात वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहता कि वो अपने उस पास को छोड़ आया है, बिकॉज दैट वुड मीन एक्नॉलेजिंग कि हाँ वो पीछे गलत था। एंड जब सब सामने वाला इंसान तुम्हारे को बोलता है ना कि हाँ तुम गलत हो, तो तुम्हारा अंदर से नेचुरल नीजक रिएक्शन ये होता है कि मैं इसकी बात मानूं कैसे, मैं इसको कैसे अपने ऊपर वो पावर दूं जहाँ पे वो प्रूव हो जाए कि सामने वाला इंसान सही है और मैं गलत हूँ। ये तुम्हारी ईगो या फिर इनसिक्योरिटी से फ्यूल्ड होता है। ये इसलिए फ्यूल्ड होता है बिकॉज तुम्हारे को वो एक्नॉलेजमेंट कभी करना सिखाया नहीं गया है कि हाँ तुम अपनी गलतियों को मान के जीवन में आगे बढ़ सकते हो। रणवीर अलाहाबादिया वांट्स टू बी अ गॉड ऑफ द जेन जी क्रिएटर्स एंड दैट माइट बी इनहेरेंटली ट्रू एंड दैट माइट बी समथिंग ही सक्सीड्स इन, बट एज अ क्रिएटर द डेमी गॉड रणवीर अलाहाबादिया हु वांटेड टू बिकम द गॉड ऑफ द कंटेंट क्रिएशन स्पेस could not do it as a creator, could not do it as the idealistic and motivated YouTuber that he was at first. Naturally इसको प्रोग्रेशन लाइफ में ही बोल सकते हैं, बट ये एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि तुम उस पार्ट को पीछे छोड़ आए हो। जब तक तुम उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो तब तक तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तुम एक डीरेल्ड क्रिएटर बन गए हो, तुम एक डिसऑनेस्ट इंसान बन गए हो, ना कि सिर्फ अपने साथ, अपनी टीम के साथ, उन सेम लोगों को जिनको तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, जिनको तुम एम्पावर करना चाहते हो, तुम उन्हें भी पीछे छोड़ आए हो। Echoes a lot of the thoughts that I have about the content space in general. जब रणवीर ने बोला ना कि मैं उसके थॉट्स को एको करता हूँ, वो इसलिए नहीं हुआ है कि मैं उसकी बात से सहमति जताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसकी बात में हाँ मिलाना चाहता हूँ। वो प्रॉब्ली इसलिए होता है बिकॉज मैं और तुम सेम चीज़ों से गुजर रहे हैं। There's an imposter within all of us that questions every single thing we achieve, and sometimes people recognize the imposter in the other person as well. जो इंसान सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता जाता है उतना ही उसके अंदर वो imposter जगह लेने लगता है, क्योंकि सामने वाला इंसान जब उस सेम चीज़ से गुजर रहा होता है ना तो वो रिकग्नाइज कर सकता है कि तुम 2 बजे बैठ के जब काम कर रहे हो, दैट माइट नॉट जस्ट बी बिकॉज तुम अपने काम के लिए पैशनेट हो, वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज तुमको पता है कि तुम और कुछ शायद अचीव ना कर पाओ। तुम्हारी रातों की नींद सिर्फ इसलिए नहीं भागती है कि तुम काम बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, वो इसलिए भागती है बिकॉज जब तुम काम नहीं कर रहे होते देन यू आर फोर्स्ड टू बी अलोन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द इम्पोस्टर दैट टेल्स यू दैट मे बी यू आर नॉट वॉट यू क्लेम टू बी। दैट इज व्हेन द टॉक्सिक पॉजिटिव साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी स्विचेस, दैट इज वेयर द यूटोपिया ऑफ योर पॉजिटिविटी ऑफ द डिल्यूजन engulfs you so much, तुम्हें बाहर की दुनिया दिखनी ही बंद हो जाती है। एंड ऐसे पॉइंट पे अगर तुम्हें कोई इंसान ऐसा दिखता है जो probably understands exactly what you are feeling, जो इंसान उस सेम फीलिंग से गुजर रहा होता है, उसकी बात अगर तुम फिर भी डिस्कार्ड करते हो then that is a definition, a prophecy for ruins. इंसान को कभी कभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज उस क्राइसिस के बाद ही तुम अपने रियल सेल्फ से मिल पाते हो। उस क्राइसिस के बाद ही जो तुमने अपनी कोर फिलोसफी, जो अपने कोर वैल्यूज, जो अपने कोर बिलीव्स तुमने बना रखे हैं, तुम उसको क्वेश्चन करते हो। एंड आई थिंक रणवीर वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से भाग रहा है। आई थिंक अ लॉट ऑफ अस, नॉट जस्ट रणवीर अलाहाबादिया इन दिस केस, अ लॉट ऑफ अस हु हैव दीज टेंडेंसीज ऑफ बीइंग द मेसाइक फिगर रन अवे फ्रॉम दैट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बिकॉज इट शोज अस कि हमारी रियलिटी क्या है। रणवीर अलाहाबादिया को हम डेमी गॉड का दर्जा इसलिए दे रहे हैं बिकॉज ही इज दोस ट्रेट्स, ही इज गॉट दैट प्रिविलेज, ही इज गॉट दैट हार्ड वर्क, ही इज गॉट दैट definition, he's got that effort and the track record behind him that justifies this
टाइटल। एंड अगर आपने ग्रीक फिलोसफी, ग्रीक मिथ, आप स्टोइसिज्म की बातें अगर करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूजुअली जो डेमीगॉड होते हैं उनकी कहानियाँ कभी हैप्पी एंडिंग वाली नहीं होती हैं। उनको हमेशा एंड में एक लेसन मिलता है जो हमेशा रिग्रेटफुल ही होता है। पता नहीं तुमने अभी तक ये नोटिस किया या नहीं, पर इस वीडियो में, इस गॉड कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है ग्रीक फिलोसफी से। तो मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूँ सिसिफस की। सिसिफस ग्रीक मिथोलॉजी में एक राजा हुआ करता था जिसने 2 बार भगवानों को, द गॉड्स ऑफ ओलंपस एंड डेथ को चीट करा। उसके लिए उसको पनिशमेंट ये मिली कि अंडरवर्ल्ड में उसको हमेशा एक पहाड़ पे एक बोल्डर को, एक बड़े पत्थर को ऊपर रोल करना है। बट पनिशमेंट ये थी कि वो पत्थर जैसे ही ऊपर पहुंचेगा वो वापस नीचे आ जाएगा। एंड इसीलिए सिसिफस को ये परपेचुइटी तक हमेशा उस पत्थर को ऊपर लेके जाना है और ऊपर जाते ही देखना है कि वो पत्थर नीचे जाए। I know in a video about 2 YouTubers, the catharsis of their content and their personalities, मैं कुछ ज़्यादा ही सिंबलिज्म लेके आ रहा हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी है समझना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारी लाइफ में, हम इंसानों के जीवन में मेजॉरिटी ऑफ टास्क हम ऐसे ही करते हैं जो सिसिफियन होते हैं, बिकॉज इट इज एम्पेरिकल for the 3 characters in our story, because at one point all of the people involved here were at the pinnacle of where they wanted to reach, but वहां पहुंच के एक complacency वाली feeling जब आ जाती है। Last year जब कैरी मिनाती became the most subscribed YouTuber in the country, he was at that stage, and that was the most important point that we took, that I consider from the last God complex वाला video, कि तुम चाहो तो तुम उस स्टेज पे अपने पिनेकल को मेंटेन कर सकते हो, सिर्फ वो करके जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, सिर्फ वो करके जो लोगों को पसंद आ रहा है, सिर्फ वो करके एक अपने आप को एक ऐसी रिपीटेबल साइकिल में डाल के जो तुमको वो चीज़ देती रहे जो तुमको मिल रही है, नंबर्स, वैलिडेशन, अप्रूवल, लोगों का प्यार, मनी। बट उस काम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेड ऑफ है। उस काम को करते करते एक सिसिफियन टास्क में अपने आप को डाल के तुम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कुछ समय बाद जाके। डाउन द लाइन यू वुड फाइंड योरसेल्फ बिकमिंग द मोस्ट हॉलो वर्जन ऑफ द पर्सन दैट एस्पायर्ड टू बी वेयर यू आर एट राइट नाउ। डाउन द लाइन यू विल फाइंड योरसेल्फ बिकमिंग accustomed to what you were doing, having lacked all of the passion that fueled you to get at that stage. वो सिसिफियन नेचर से I am sure Ajay Nagar, the person behind Carry Minati, would have struggled a lot. And usually जब इंसान इस मीनिंग को ढूंढने निकलता है तो उसको पता चलता है कि यूनिवर्स को उसके उस मतलब ढूंढने से कोई लेने देना नहीं है। The universe responds with an unending silence and the man still tends to find a purpose. हो सकता है जिस पर्पस के लिए तुम उस मीनियल रिपीटेबल टास्क में डे इन एंड डे आउट मेहनत कर रहे हो, तुमको उसमें खुशी भी मिल रही हो, तुमको एक सरफेस लेवल की सेटिस्फैक्शन भी मिल रही हो, बट अल्टीमेटली जब डाउन द लाइन तुम जाके देखोगे और अपने उस पास्ट वर्जन को जो इन्विजन कर रहा है पहुंचना जहां तुम अभी पहुंचे हुए हो, क्या तुमने उस इंसान को जस्टिस करी है? In this case, Ajay Nagar, Carry Minati literally asked himself this question and produced one of the most fascinating content pieces that I have seen coming from a top tier Indian YouTuber. इसमें झलक है एक ऐसे इंसान की जो अभी भी अपने उन वैल्यूज से होल्ड ट्रू करता है जो उसको वहां लेके आई जहां पे वो पहुंचा है। इसमें झलक है एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर गुरूर है पर घमंड नहीं है। इसमें झलक है एक ऐसे इंसान की जो आज भी अपने आप को चैलेंज करना चाहता है, ऐसे इंसान की जो अपनी कला को, अपनी क्राफ्ट को इंप्रूव करना चाहता है और जिस पिनाकल पर वो खड़ा है उसकी इज्जत, उसके लिए जस्टिस और जिन लोगों को उसने इंस्पायर किया है उनको और इंस्पिरेशन देना चाहता है। सिसिफस की तो चलो वो मजबूरी थी कि उसको वो पनिशमेंट मिली थी गॉड्स ऑफ ओलंपस से कि उसने उनको धोखा दिया, इसीलिए वो वहाँ पहुँच पाया है। बट हम सबकी अगर मजबूरी नहीं है कि हम उस चक्कर में अपने आप को घुमाते रहें, देन मे बी वी नीड टू लुक अप टू पीपल who are breaking that cycle, who are giving you the inspiration that you need to actually pay justice and pay heed to what the younger version of yourself wanted to be. इस दुनिया में जितने भी क्रिएटिव सिस्टम्स होते हैं ना, उनमें 3 तरीके के स्टेक होल्डर्स का होना बहुत जरूरी है। एक होते हैं क्रिएटर्स, कंज्यूमर्स एंड फाइनली क्रिटिक्स। इसमें कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स का रिश्ता नाता तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, भली भांति जानते हैं, पर जो क्रिटिक्स होते हैं सबसे ज़्यादा बेइज्जती का सामना सिर्फ क्रिटिक्स को करना पड़ता है। पिछले कुछ समय में क्रिटिसिज्म के अराउंड इतना स्टिग्मा बना दिया गया है कि क्रिटिसिज्म इज अ श्योर शॉट वे जो तुम्हारी प्रोग्रेस को हॉल्ट करेगा। मॉडर्न डिजाइन थिंकिंग में ये बताया जाता है कि अगर कोलैबोरेटिवली तुम सिर्फ अच्छे आइडियाज के ऊपर बिल्डअप ही करते जाओ, जो भी आइडिया है उसके ऊपर बिल्डअप करते जाओ, तो तुम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा आइडियल और ज्यादा मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओगे। बट ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज नॉट जस्ट अ वे टू पॉइंट आउट द बैड थिंग्स इन व्हाटएवर इज हैपनिंग, इट इज रादर अ वे फॉर अस टू क्वेश्चन। जब हम
ऐसा स्टिग्मा क्रिटिसिज्म के अराउंड निकाल देते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें ये सवाल करना इतना ज़रूरी है कि हम जहाँ जाना चाहते हैं, जो हम बनाना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम सुनाना चाहते हैं, क्या वो कहने, सुनने, बनाने और जाने लायक है भी या नहीं। एंड यूजुअली जिस क्रिटिसिज्म को डिस्कार्ड किया जाता है वो सरफेस लेवल या फिर एक कंज्यूमर टाइप का क्रिटिसिज्म होता है, जिसमें आप ज़्यादा डीप लेवल थिंकिंग करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। आप चीज़ें क्यों हो रही हैं उनके पीछे का साइकोलॉजिकल डिज़ाइन थॉट समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। इट्स ओनली व्हेन यू गेट डाउन टू द डीप लेवल क्रिटिसिज्म कि आप समझ पाओगे कि चीज़ों के पीछे के होने के कारण, उनके मायने, उनके द रैमिफिकेशंस ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर क्रिटिक्स टू बी अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव सिस्टम। तुम्हें क्रिटिसिज्म के अराउंड ये ज्ञान देने का मेरा पर्पस ये नहीं है कि तुमको क्रिटिसिज्म क्या होता है उसके बारे में एक डीप नॉलेज आ जाए, बट इसलिए बिकॉज ये मैं अपने खुद के एक सेल्फ असेसमेंट, एक सेल्फ अवेयरनेस के नजरिए से देख रहा हूँ। क्योंकि इस पाथ पे जब मैंने चलना शुरू किया था तो मैं भी इससे भटक गया था। कुछ समय पहले मैंने तुम्हें ये दिखाया था एंड ये देख के तुम्हारे दिमाग में ये छोटा सा थॉट कहीं ना कहीं आया होगा, क्या वेदांत ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा है बिकॉज रणवीर ने उसको ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया? एंड इसका आंसर अगर मैं तुम्हें बिल्कुल सच बताऊं तो हाँ, इसका आंसर ये है बिकॉज जब मुझे ये पता चला, जब मेरे को लोगों ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि वेदांत रणवीर ने तुम्हें अनफॉलो कर दिया, माय फर्स्ट इंस्टेंट नीजर रिएक्शन वाज हाउ स्टूपिड ऑफ हिम, हाउ कैरलेस ऑफ हिम टू नॉट टेक माय क्रिटिसिज्म, द थिंग्स दैट आई एम bestowing upon him as pure virtue of knowledge, maybe taking a moral, intellectual, ethical, ideological higher ground. How dare someone I'm criticizing not respect my criticism? And then it made me wonder, if this is the thought process that I'm going through while critiquing someone, is that even doing justice to what I started out to do? Because consumer level criticism करना सबके लिए आसान होता है, but it's only when a critic desires to do actual critical deep level thinking about a craft, about the actions of consumers and creators, it is only then that the ideal level of criticism and enhancement of ideas and people and societies and cultures is possible. And it is only when I started exploring from this particular starting point कि हाँ, ये इस unfollow से मैं इतना trigger क्यों हुआ हूँ, that I realized that the traits that I was trying to identify in other people were the traits that were relevant to me as well. मैं भी अपने आप में कुछ narcissistic tendencies, कुछ self importance, एक ultra utopian bubble के अंदर जीने की कोशिश करने लगा था। And ये realization जैसे ही मेरे को हुआ, it gave me such amount of clarity कि हम क्रिटिसिज्म को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज हम अपनी आइडेंटिटी को इन आइडियल्स, इन मॉरल्स, इन गोल्स, इन एक्सपीरियंसेस, इन सिक्योरिटीज के साथ इतना जोड़ देते हैं। एंड जब भी इन थॉट्स, आइडियाज, आइडियल्स, एक्सपीरियंसेस, मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट हम बना चुके हैं, उन पे कोई भी हल्का सा भी अटैक करने की कोशिश या फिर क्वेश्चन या फिर चैलेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम उसे ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी का एक पार्ट मान चुके हैं, हम उस अटैक को पर्सनली ले लेते हैं। एंड इट इज एग्जैक्टली व्हेन दीज थिंग्स व्हिच आर not supposed to be part of our identity become a part of our self, एंड ये हमारी उन टेंडेंसीज को जो हमें दूसरों से प्रोटेक्ट करती हैं एक यूटोपियन वॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं। उस वॉल को तोड़ने की कोशिश जब भी कोई करता है वो हमें हमारा दुश्मन नजर आता है। इसमें गलती आइडियाज़ की या फिर उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की नहीं है, इसमें गलती सिर्फ इंसान की है, बिकॉज इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी से एसोसिएट करता है। एंड ये कॉमनैलिटी, ये ट्रेट तुम हर एक उस इंसान में पाओगे जिसने अपनी कोर वैल्यूज़ पे ऊपर काम करके अपनी सक्सेस तो पा ली, बट अल्टीमेटली उस कोर वैल्यूज़ को भूल गया। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्रिएटिव सिस्टम में क्रिएटर, कंज्यूमर और क्रिटिक तीनों के पास ये टेंडेंसीज होती हैं, बट इट इज़ ओनली द जॉब ऑफ द क्रिटिक, जिससे सब उम्मीद करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव होगा, हर चीज़ को दोनों तीनों चारों तरफ से नजरिए से देखने की कोशिश करेगा, बट क्रिटिक का जॉब वो नहीं होता है। पार्ट ऑफ बीइंग अ क्रिटिक इज अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग कि तुम्हारे पास कुछ बायसेस है, तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास कुछ पर्सपेक्टिव है जो तुमको एक इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं कि तुम उस कंज्यूमर के या फिर एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव को क्रिटिसाइज करो। एज अ क्रिटिक हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने पक्ष को, अपने पर्सपेक्टिव को एम्पैथेटिकली, लॉजिकली एंड रिस्पेक्टफुली सामने रखें। उसके बाद वो रीडर के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उस कंज्यूमर के ऊपर या फिर उस क्रिएटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको समझता है या नहीं समझता। अगर उसने समझा और फिर तुम्हारी बात से डिसएग्री किया तो वो चलेगा, क्योंकि वो पार्ट है इस क्रिएटिव सिस्टम का। हमारी सबकी इंटेंशन ये है कि सामने वाला इंसान आगे ग्रो करे, पर अगर तुम्हारी बात को वो समझ ही नहीं पाया, तुम्हारे क्रिटिसिज्म को एज एन अटैक ले गया, तो उसमें गलती इंसान की आइडेंटिटी की भी है एंड अ फेलियर इज ऑन द पार्ट ऑफ द क्रिटिक एज वेल, बिकॉज तुम अपने कम्युनिकेशन को उतने अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगी सामने वाला इंसान, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की गहराई समझ पाए। एक क्रिटिक का काम सिर्फ इतना है कि वो क्रिटिक करे अपनी बायसेस को, अपने व्यू पॉइंट्स को ध्यान में रख के। उसका काम ये नहीं होता कि जाके वो सबको इंप्रेस करे या फिर सबको डिसलाइक करवाए अपने पर्सपेक्टिव को। उसका काम बस ये होता है कि जो भी वो रख रहा है सामने, आउट देयर फॉर द पीपल टू सी, आउट देयर फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड, बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सामने वाला इंसान उसको समझ जाए। Being a critic is not a thankful job. Being a critic is not a rewarding job. It is rewarding in only one sense, that you have a truth.
you have a bias, you have a perspective, and you get to speak it, and you get to make people understand it. ग्रीक मिथोलॉजी और स्टोरी से हम अपने बहुत ही सारे हीरोइज्म के ट्रेट्स को प्राप्त करते हैं। एंड एकिलीस की कहानी अगर तुमने नहीं सुनी है तो एकिलीस एक ऐसा वॉरियर था जो जाना जाता था अपनी इनवल्नरेबिलिटी के लिए। बोला जाता है कि जब एकिलीस छोटा था उसकी प्रोफेसी हुई कि वो बहुत ही यंग एज पे मारा जाएगा, तो उसकी माँ ने एकिलीस को रिवर स्टिक्स में, जो अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन प्लेन को सेपरेट करती है, उसमें उसको इनवल्नरेबिलिटी, एक इमॉर्टैलिटी की ताकत देने के लिए अब उसके हील से पकड़ के उस रिवर में नहला दिया। एंड बिकॉज उसका हील वो इकलौता पार्ट था जो रिवर में नहीं गया, उसकी वीकनेस वो बन गई। आज की तारीख में एकिलीस हील को हम इसलिए मानते हैं कि इवन दो आप हर तरफ से स्ट्रांग हो, आपके लिए सब अच्छा चल रहा है, देयर इज वन बाउट ऑफ वीकनेस दैट कैन पोटेंशियली ब्रिंग यू डाउन। एंड इवन दो एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ माइट हैव बीन लीडिंग अप टू यू बिकमिंग इनवल्नरेबल, अनबीटेबल, इम्पेनेट्रेबल, हम सब में एक वीकनेस एग्जिस्ट करती है जो यूजुअली हमारी डाउनफॉल का कारण बनती है। वो यूजुअली तब होता है जब हम और लोगों की बात को सुनना बंद करते हैं, जब हमें हमारे अहम के आगे, हमारे बिलीव्स के आगे और कुछ ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। हम बस एक ब्लाइंड साइड हॉर्स वाइजर पहन के सिर्फ चलते जाते हैं अपने गोल की तरफ, बिना ये सोचे समझे कि हो सकता है हम कहीं गलत जा रहे हों, हो सकता है कि किसी की कोशिश हो कि हमें राह दिखाने की, एक हल्की सी उम्मीद दिखाने की, एक हल्के से हमारे मीन्स, हमारे वेज ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की या क्रिटिक करने की थोड़ी सी कोशिश हो, उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। एंड यूजुअली जब लोग इस बात पे चल देते हैं ना, तो वन ऑफ टू थिंग्स हैपन। ईदर देयर डाउनफॉल इज सो ग्रैंड, सो मैजेस्टिक कि आसपास वाले सब लोग भी कहते हैं कि वाह क्या ट्रेजेडी है। अभी तक तो हमने ग्रीक मिथोलॉजी की बात करी, बट तुम किसी भी अच्छी ट्रैजिक स्टोरी के बारे में सुनोगे तो इट्स लेस ऑफन द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर डाउनफॉल than the reasons that led to that downfall that are responsible for why you end up becoming a sad, miserable version of yourself. Because ultimately दूसरी चीज़ ये होगी कि तुम्हारा downfall तो होगा, but you end up becoming a joke to the same people that you wanted to empower, the same people that you thought were your friends, the same people that you thought looked up to you, the same people that you wanted to lead into majestic glory. वो सब तुम पे हंसते हैं और वो सब तुम्हारे डाउनफॉल को हो सकता है एन्जॉय ना करें, बट उस डाउनफॉल को देखने के लिए वो वहाँ ज़रूर होते हैं। इसका सल्यूशन ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसका सल्यूशन ये है कि तुम एक क्रिटिसिज्म को, तुम एक आलोचक को, तुम एक आलोचना को उसके पर्सनल बायस से अगर अलग करके नहीं देख पाते हो, तो तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारी आइडेंटिटी में क्या क्या चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिस पे अगर लोग अटैक करें तो वो तुम्हारा दिल ना तोड़े, वो तुम्हारे को गुस्सा ना दिलाए। बिकॉज जितनी ज़्यादा चीज़ें तुम अपनी आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट करोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें तुम अपने सेल्फ के साथ एसोसिएट करोगे, the stupider they make you, the less open they make you to anyone trying to get through, the less open they leave you to eventual downfall. Because eventually struggle तो हम सब कर ही रहे हैं इस जीवन में, एक पर्पस ढूंढने की कोशिश तो हम सभी कर रहे हैं, बट अगर आप अपने आप को भगवान मान के सबका उद्धार करने चलोगे, then I don't have to be the first person to tell you, because we speak of great stories, we speak of great tragedies, and उन सब में सिर्फ एक ही कॉमन ट्रेट होती है कि वो सब अपने आप को भगवान की बराबरी करने के लिए चलने की कोशिश करते हैं, बट इवेंचुअली उनका अंजाम इतना कुछ खास नहीं होता है। क्योंकि जब ऐसा क्रिएटर तुम अपने आप को बंद कर लेते हो ना किसी और के परव्यू से, किसी और के पर्सपेक्टिव से, तुम ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हो कि शायद तुम्हारे पास जो आइडिया है उसके पीछे, उसके 2 लेयर नीचे, उसके 5 लेयर नीचे एक उससे और बेटर, एक और पावरफुल आइडिया छुपा हो। इन द क्रिएटिव स्पेस, द क्रिटिक, द कंज्यूमर एंड द क्रिएटर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। इनमें से एक को भी आपने हटा दिया तो स्पेस का डाउनफॉल, उस सिस्टम का डाउनफॉल होना लाजमी है। एंड जब तुम इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हो ना, तो तुम्हें एक ऐसा क्रिएटिव सिस्टम मिलता है जहाँ एम्पैथी है, इनोवेशन है, क्यूरियोसिटी है। तुम्हारी इस सिस्टम में किसी भगवान लायक फिगर्स की, एक मिसाइक फिगर्स की कोई जगह नहीं है, बिकॉज हम सबका काम बस ये है कि ये जो क्रिएटिव स्पेयर है, जो ये स्पेस है, जो ये कम्युनिटी है, जो ये सिस्टम है, वो हमेशा एंटरटेनिंग रहे, वो हमेशा इनोवेटिव रहे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वो हमेशा इंस्पायरिंग रहे।